नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका डाउटफुल हुआ है और जिनका डीबी हो चुका है और जिनका डीबी होने वाला है, अभी समय में आने वाला है। आज 31 तारीख है। 1 तारीख तक 9th 10th वालों का डीबी होगा और उसके बाद 1 से 5 तक 11th 12th वालों का होगा। तो उन सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे प्रोसेस करवाना है, किस प्रोसेस से आपको डीबी करवाना है। मेरा डीबी 30 तारीख था। मेरा टीजीटी मैथ में सिलेक्शन हुआ है। मेरा 30 तारीख को डीबी हो गया था। तो गाइज मैं मुझे मालूम है कि किस स्टेप से गुजरना है, किस स्टेप से आपको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। मैं डाउटफुल होने ही वाला था, लेकिन मैं उनसे डिस्कशन करके मैं उनको सारी बात बताया, तो वो मेरा और मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है फाउंड करेक्ट कर दिए। यानी कि मेरे पास सब कुछ था ही, लेकिन मेरे बैग में ही रह गया था, तो उनको मैं दिया। तो आपको किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों से होकर गुजरना है, मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको सबसे पहले तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोसेस आपको करवाना है डीबी वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो भी मैसेज आया हुआ है, जिस स्लॉट में आपका मैसेज आया हुआ है कि आपको तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, जिस भी स्लॉट में आपका मैसेज आया हुआ है कि इस स्लॉट में आपको वेरीफाई करवाना है, उस स्लॉट से 1 घंटा पहले आपको आपके डीआरसी से सेंटर में पहुंच जाना है। आप कोशिश कीजिए कि 1 घंटा या 2 घंटा भी आप पहले पहुंच सकते हैं। अगर नज़दीक में है तो 1 घंटा पहले जाइए, अगर दूर है तो 2 ढाई घंटे पहले चले जाइए, ताकि आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ में आए। जैसे कोई दूसरा आदमी करवा के आ रहा है, कोई दूसरा कैंडिडेट है, उनका डीबी करवा के आ रहे हैं, उनको वो डीबी करवा के आने के बाद उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। वैसे मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ से किसी से कंसल्ट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और फाइल कैसे लेनी है ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि फाइल कैसे लेनी है। गाइस, इस तरह की फाइल लेनी है। ये मेरा बैंक पासबुक है। इस तरह की आपको फाइल लेनी है और मैक्सिमम 3 लेना है। कहीं पर किसी सेंटर पर 3 लिया जा रहा है, किसी सेंटर पर 2 है और किसी सेंटर पर एक ही फाइल लिया जा रहा है। तो आपको डिपेंड करता है कि किस सेंटर पर कितना लिया जा रहा है। तो मैक्सिमम 3 ही लिया जा रहा है, उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं मतलब मांगा जा रहा है। तो 3 में क्या क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक में आपको क्या रखना है, क्या है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे बीपीएससी की वेबसाइट पर, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं A to Z, गलत सही जो भी अपलोड किए हैं, उनको प्रिंट करवा के एक यूनिक नंबर जारी हुआ है, वो वाली जो न्यू वाली जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, वो वाली प्रिंट करवा कर वो वाली आपको एक फाइल में बंद कर लेना है। और उस फाइल के नीचे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करवाइएगा, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ये जैसे ये मेरा फाइल है, ये फाइल की लास्टिंग है, जैसे ये फाइल की लास्टिंग है। तो यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है, यहाँ पे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, या हिंदी में सो अभिप्रमाणित लिख कर और नीचे सिग्नेचर कर देना है। और जिस डेट का है वो, जैसे आपको 31 तारीख को है, आज तो 31 तारीख खत्म हो गया, कल 1 तारीख है, तो जिस डेट को है उस डेट को आपको नीचे मेंशन करना है, सिग्नेचर करना है। सबसे पहले लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और उसके नीचे सिग्नेचर और उसके नीचे डेट, या हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो सो अभिप्रमाणित, उसके नीचे सिग्नेचर और उसके नीचे डेट, जिस डेट को आपका डीबी है उस डेट को। वाटर मार्क वाले सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको सिग्नेचर करना है, सो अभिप्रमाणित लिखकर या इंग्लिश में सेल्फ अटेस्टेड लिखकर। वो एक फाइल में बंद कर लेना है। और दूसरी फाइल में क्या करना है, दूसरी फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना है आपको मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको प्रिंट करवा लेना है और उसको सबसे ऊपर रखना है एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद आपको TRE 3 का जो एडमिट कार्ड है उसको जीरोक्स करवा के वहाँ पे रखना है। उसके बाद स्टेट का जो भी मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों एक ही है, उसको आपको रखना है। अगर आप वेब कॉपी रखे हुए हैं तो वेब कॉपी रखना है, और ओरिजिनल वाले को लेकर रखे हुए हैं दोनों रखना है। उसके बाद आपको
अगर किसी कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं, तो उनको जातीय आवासीय रखना है। जो अगर बिहार से हैं तो आपको रेसिडेंटल रखना है, और कोई कैटेगरी से आ रहे हैं तो NCL या कास्ट सर्टिफिकेट आपको रख लेना है। ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या रखना है, आधार कार्ड का जीरोक्स, बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक का जीरोक्स लगा लीजिए, पैन कार्ड का जीरोक्स रखना है। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हो गया। उसके बाद करना है क्या है कि 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, B.Ed का मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, PG है तो जो PG का मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में कि सर जो मेरा ग्रेजुएशन है तीनों ईयर का मार्कशीट लेकर जाएं या सिर्फ फाइनल ईयर का लेकर ही जाएं। तो आप तीनों ईयर का मार्कशीट लीजिए। जो जैसे मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स ऑनर्स है, और मैंने 2 साल ही मैथ पढ़ा हुआ है, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन को दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, जो भी काउंटर में बैठे हैं उनको, जो वेरीफाई करने के लिए बैठे हैं उनको समझाने के लिए मैंने तीनों पार्ट का मैंने उनको शो करने के लिए कि मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन 2 साल तक मैथ रहा है, और ऑप्शनल में मैथ है और केमिस्ट्री भी मैथ है, और मेरा ऑनर्स फिजिक्स है। उनको दिखाने के लिए मैंने ग्रेजुएशन का तीनों पार्ट का मार्कशीट लेकर गया था। तो आप भी अपने ग्रेजुएशन का जो तीनों ईयर का जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जाना है। B.Ed का बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाले हैं बिहार से, जो बिहार से बाहर हैं, उनका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एक ही होता है। लेकिन अपने बिहार में क्या है कि तीनों पार्ट का अलग अलग मार्कशीट दिया जाता है। सर्टिफिकेट तो एक ही होता है, सॉरी, मार्कशीट आपको अलग अलग दिया जाता है अपने बिहार में। और कुछ ऐसे मतलब स्टेट है वहाँ पे तीनों साल कंबाइंड एक ही में रहता है। जैसे अपने यहाँ बिहार में B.Ed होता है तो फर्स्ट ईयर का भी मार्कशीट जारी होता है और सेकेंड ईयर का भी मार्कशीट जारी होता है। लेकिन अदर स्टेट वाले जो यूपी है, झारखंड है, खास करके यूपी वाले, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्कशीट शायद एक ही होता है जो सेकेंड ईयर में होता है। अगर 2 है तो 2, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी है आपके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लेकर आना है आपको। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट दोनों लेकर आना है। PG का आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है तो सारे सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लेकर आना है। अगर एनुअल एग्जाम हो रहा है तो आपको एनुअल वाले जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको लेकर आना है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि क्या क्या रखना है। और आपको बैंक पासबुक में बता ही दिया। अगर कैंसिल चेक है, चेक आपके पास है तो आपको उस पर कैंसिल लिख कर उस पर सिग्नेचर करके आपको उस चेक को भी आपको वहाँ पे रख देना है, अगर डिमांड करेगा तो। अगर चेक नहीं है, सिर्फ पासबुक है, तो सिर्फ पासबुक से ही काम चल जाएगा। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट की बात। और डॉक्यूमेंट लेकर क्या करना है मैं आपको वो भी स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको लास्ट तक जरूर देखना है, आप ताकि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आपको किस तरह से वहाँ पे वेरीफाई होता है। आपको जानकारी पहले से रहेगी तो आप वहाँ पे समझने में चीज़ों को आसानी होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप जरूर लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आप वहाँ पे सेंटर पर जब पहुँचिएगा तो वहाँ पे 2 काउंटर बना होता है। 2 काउंटर पर क्या होता है कि सबसे पहले काउंटर पर होता है आपको कि जिस भी स्लॉट है उस स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको नाम बुलाया जाएगा, और वहाँ पे अटेंडेंस बनता है। अटेंडेंस मस्ट है, उसको आप नाम नहीं बोलेंगे। अटेंडेंस में क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर, वो आपको नाम लिख कर रखे रहेंगे, और उसके सामने मोबाइल नंबर आपका रहेगा और उसके सामने आपको सिग्नेचर करना है। ये अटेंडेंस हो गया। और अटेंडेंस बनाने के बाद आपको वहाँ पे एक जो पिक्चर होता है, फोटो, वो आपको पिक्चर लिया जाएगा। उसके जस्ट बगल वाले काउंटर पर आपका थंब वेरीफाई होगा। आधार ऑथेंटिकेशन होता है, वो आपको वेरीफाई करवाएगा। तो आपको अंगूठा लगवाएगा, और आपको अंगूठा लगाने के बाद जो भी एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, जहाँ पे आपको जो भी आधार वेरीफाई हुआ था एग्जाम हॉल में, वो वाली जो पिक्चर खींचा होगा वहाँ पे, वो वाली पिक्चर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे, जो एग्जाम हॉल में पिक्चर था वो वाली पिक्चर आपको शो होगा। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ही का पिक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपका पिक्चर दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। और अगर आपके जगह किसी अदर चीज़ का पिक्चर दिखा है, मतलब कोई अदर पर्सन का पिक्चर दिख रहा है, तो आप फिर आपको काउंसलिंग से रोक दिया जाएगा। अगर नहीं भी रोका जा रहा है तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो एक बार फोटो को जरूर देख लीजिएगा कि किसका फोटो दिख रहा है। आप वहाँ पे बोलिएगा कि दिखा देंगे, कोई कुछ में ज़्यादा इशू नहीं होती है। और वहाँ पे जो एग्जाम हॉल में एक ट्रस्ट का स्टिकर होता है, एडमिट कार्ड का साटा होगा, उसी सेम स्टिकर
फ़ोटो लेने के बाद दोनों जगह फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो लेने के बाद एक एक ट्रस्ट जो होता है ना, उसका स्टिकर लगा देगा आपको ऊपर, और वहाँ पे काउंटर नंबर आपको बता दिया जाएगा कि एक नंबर काउंटर पे जाना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी काउंटर है, जो भी सेंटर के हिसाब से काउंटर बनाया गया है, उस काउंटर को आपको नाम बता देगा, और उस काउंटर पे आपको लाइन लग जाना है। लाइन लगने के बाद 3 फाइल रखे होंगे आप, और 3 फाइल रखना है। एक में है वाटर मार्क वाला, एक में विदाउट वाटर मार्क वाला, जो मैं सारी लिस्ट बता चुका हूँ, और एक फाइल में ओरिजिनल सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है A to Z, जो भी ओरिजिनल है 10th से लेके आप जहाँ तक क्वालिफिकेशन है, मतलब लिए हुए हैं, जहाँ तक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वहाँ तक का A to Z, उससे रिलेटेड जितना चीज़ हो सब कुछ लेकर जाना है। एडमिट कार्ड छोड़कर, रजिस्ट्रेशन कार्ड छोड़कर, तीनों पार्ट का मार्कशीट ले जाना है। B.Ed का दोनों पार्ट का मार्कशीट ले जाना है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और सीटेट है, सीटेट का ले जाना है। सीटेट वाला तो खत्म हो चुका है। स्टेट है, उसका भी ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है उसको भी आपको लेकर के जाना है। वो वाली फाइल आपको दे देना है। 10 से 15 मिनट वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे, और एक पेज पर आपको अपना नाम, आधार नंबर, और जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर को लिख कर अपने पैकेट में रख लीजिएगा लाइन लगने से पहले। और वहाँ पे मोबाइल नंबर मांगे तो वो वाली पर्ची आपको उनको दे देना है, ताकि भीड़ होती है, मोबाइल नंबर सुनाई स्पष्ट नहीं देता है, तो आपको लिखा हुआ रहेगा तो उनको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आधार लिंक मोबाइल नंबर से उनको दे देना है। उस मोबाइल नंबर को अपने पास रखना है। उस पर एक OTP आता है। OTP आने के बाद ही आपको, जो OTP आता है उसको वेरीफाई होने के बाद ही आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो अपने पास मोबाइल ज़रूर रखें। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, अदर जगह कहीं दूसरी जगह कोई सिम लेकर रखे हुए हैं, तो उनसे कॉन्टैक्ट में उसमें रहें, ताकि आपको OTP उसमें पूछने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो OTP आपको बता देना है। OTP बताने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट उनको दे देना है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। उसके बाद आपको 3 प्रिंट आउट निकलेगा। 3 जो रिसीविंग होता है वो 3 रिसीविंग निकलेगा। उस 3 रिसीविंग पर आपको सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर करने के बाद उनको फिर टर्न कर देना है। ये सारी प्रक्रिया हो जाएगा। ये 10 से 15 मिनट में सारी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट ही इतना रहते हैं, 1 घंटे पर कम से कम एक दिन में 250-300 के करीब में हो रहा है। 1 to 5 वाले को तो एक दिन में 500 के प्लस ही हो रहा था, लेकिन 9th-10th वाले में एक दिन में मैक्सिमम 250 कर रहे हैं। तो 250 को 10-10 मिनट के हिसाब से समय बहुत लंबा लग जाता है। तो अगर आपका पहला स्लॉट है तो कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ लेकर जाइएगा, क्योंकि आपको फाइनल रिसीविंग लेने तक आपको 5 से 6 बज सकता है। तो आपको फाइनल रिसीविंग लेकर ही लौटना है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको आराम से बैठ जाना है, और आपको इंतजार करना है कि फाइनल रिसीविंग जो होता है, DPO का जो सिग्नेचर होता है, उसको सिग्नेचर होने के बाद ही आपको रिसीविंग दिया जाएगा। तो वो आपको 5 से 6 बजे के करीब में मिल जाएगा। अगर मैक्सिमम 7 बजे तक मिल ही जाता है। तो कैसा होता है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जो रिसीविंग, फाइनल रिसीविंग मिलता है वो कैसा होता है, आपको वो दिखा रहा हूँ। ये मेरा फाइनल रिसीविंग है। ये आप देख सकते हैं, मेरा नाम होगा, ये है फाइनल रिसीविंग, और यहाँ पे DPO का साइन है। DPO का साइन है, और जो असिस्टेंट क्लर्क होता है वहाँ पे उसका सिग्नेचर है, और ये मेरा सिग्नेचर है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है तो इस तरह से आपको लिखा हुआ आएगा। आप ये रिसीविंग जो सिग्नेचर कीजिएगा, 3 जो पर्ची देगा, यही 3 होता है, इसी टाइप का 2 ले लेगा और एक लास्ट में आपको ये देगा। तो उसके बगल में ये लिखा होगा फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट, और उसके बगल में, उसके जस्ट अपोजिट आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसके, ये इसका नाम होगा। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स फाउंड करेक्ट लिखा हुआ आ गया है तब कोई भी दिक्कत नहीं है। और जिनका डाउटफुल आ रहा है, डाउटफुल आने का वजह क्या होता है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। डाउटफुल होने का वजह है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं और उसका ओरिजिनल आपके पास नहीं है, कोई भी कारण हो, छूट गया हो या नहीं मिला हो, जिस वजह से आपको डाउटफुल में डाल दिया जाएगा। तो आप जाने से पहले जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको एक बार चेक करके ही जाइएगा, ताकि वहाँ पर कोई हड़बड़ी नहीं हो। और डाउटफुल वाले कैंडिडेट को क्या करना होता है कि जो भी कैंडिडेट डाउटफुल में है उनको एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम एक आवेदन लिखना होता है, और आवेदन लिख कर जो भी आपका जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको लिख कर आवेदन, और वहीं पे किसी काउंटर पे पूछ कर आपको जमा कर देना है उसी दिन, सेम दिन।
ये नहीं कि डाउटफुल है तो मैं डेट का इंतजार करूँगा, डेट निकलेगा तब मैं ऐसा करूँगा। उसी दिन आपको एप्लीकेशन लिख कर किसी काउंटर पर जमा कर देना है। और जिनका डॉक्यूमेंट्स ऑल इनकरेक्ट आया हुआ है उनको भी एप्लीकेशन लिख कर जाना है। जिनका डाउटफुल आया हुआ उनको घबराने की कोई बात नहीं होती है। सारा जो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जो प्रोसेस है DV का 5 तक, वो खत्म होने के बाद फिर से आपको डेट निकलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं वहाँ पे अवेलेबल करवा पाए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रोसेस करवाना है। आई होप कि आपको वीडियो मतलब समझ में आई होगी, और मेरी जानकारी जो मैं दिया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारी प्रक्रिया, और जो भी आपका रिलेटिव है जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको सबको वीडियो भेज दीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि किस तरह से डाउट करने से बचा जा सकता है और किस तरह से स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस करवाना है DV के लिए। थैंक यू।